हाय डियर फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं औद्योगिकरण के युग का सेकेंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, इसके बाद ये देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, मजदूरों की ज़िंदगी का क्या हाल था, ज़रा उसके बारे में जिक्र करते हैं। जब औद्योगिक टाइम आया, बहुत सारे उद्योग धंधे व्यापार और साथ में मशीनें आई, तो तकनीकी आई नई नई और काम आसान हो गया सब कुछ। तो डियर फ्रेंड्स, उस समय क्या स्थिति थी हमारे मजदूर वर्ग की, चलिए उनके बारे में भी जिक्र करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बाज़ार में बहुतायत श्रम से मजदूरों की ज़िंदगी प्रभावित हुई। जैसे ही डियर फ्रेंड्स बाज़ार में बहुत सारे काम करने वाले लोग या फिर मशीनें आई डियर फ्रेंड्स, तो उनकी ज़िंदगी प्रभावित तो होनी ही थी। वो कैसे? अब डियर फ्रेंड्स, जैसे ही लोगों को नौकरी की खबर गांव में पहुंची कि शहरों में नौकरी मिल रही है, तो सैकड़ों की तादाद में वहां लोग हुजूम शहरों में से नौकरी की तलाश में निकल पड़े। और डियर फ्रेंड्स, अब वो निकल तो पड़े, लेकिन नौकरी मिलना यहाँ भी उतनी संभावना नहीं थी। वहाँ पे यारी दोस्ती और कुटुंब और जान पहचान पर निर्भर करती थी तो नौकरी मिलती थी। यदि हमारी जान पहचान उस वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं हमारी जान पहचान के, तो हमें नौकरी मिलना आसान थी। बट नहीं, अगर नहीं है आपकी जान पहचान के, तो डियर फ्रेंड्स वहाँ नौकरी पाना और भी ज़्यादा मुश्किल था। देखिए यहाँ पे अगर किसी कारखाने में आपका रिश्तेदार दोस्त लगा हुआ है तो नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा रहती थी। और सबके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं होते थे कि मतलब सब, ये तो ज़रूरी नहीं है ना डियर फ्रेंड्स कि सबके हमारा रिश्तेदार वहाँ लगा ही हो। हम तो गांव से आए हैं, देहात से आए हैं, और वहाँ पे पहले से तो नौकरी नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पे हमारा रिश्तेदार हो या हमारा दोस्त हो, तो वहाँ पे ऐसे सामाजिक संपर्क सबके पास नहीं थे और नौकरी मिलना उतना ही कठिन था। देखिए, अब रोजगार के लिए वो लोग चाहने वाले लोग सारे डियर फ्रेंड्स हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता था उनको। डियर फ्रेंड्स, ऐसी बात थी वहाँ पे कि यदि हमें बता दिया जाता था कि यदि हमको एक हफ्ते में काम मिलेगा, तो हम हफ्ते वहीं पे डले रहते थे और इंतज़ार करते रहते थे लोग। इतना ज़्यादा मुश्किल था डियर फ्रेंड्स। हफ्ते मतलब कि 7 दिन की बात चल रही है, 7 दिन तक इंतज़ार करते रहते थे। और डियर फ्रेंड्स, आप ही सोच सकते हैं कि 7 दिन तो क्या, 7 घंटे मुश्किल होता है किसी भी चीज़ का इंतज़ार करने के लिए। और वहाँ पे कोई पैसा मिलने वाला नहीं है, वहाँ काम करने के लिए हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता था। सोचिए कितना ज़्यादा बेरोजगारी की स्थिति थी वहाँ पे। डियर फ्रेंड्स, अब वो लोग कहाँ से आए हैं? गांव से आए हैं, वहीं के नहीं है, वहाँ उनका घर नहीं बना है। तो डियर फ्रेंड्स, वो पुलों के नीचे रैन बसेरे रात काटते थे। कुछ बेरोजगार शहर में बने निजी रैन बसेरे में रहते थे। बहुत सारे निर्धन कानून विभाग द्वारा चलाए गए अस्थायी बसेरे में भी रुकते थे बहुत सारे लोग। मतलब कहीं भी जहाँ जैसे जहाँ उनको जगह मिली वहीं पे वो लोग रात काट लेते थे। इतनी खराब स्थिति थी उस समय मजदूर वर्ग की। देखिए, बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से, बहुत सारे उद्योग मतलब कि ऐसे थे जहां मौसमी काम होते थे। जैसे ठंडी का काम आया तो ठंडी वाला काम लग जाता था, है ना। जैसे स्वेटर है, ठंडी में लगती है, और या गर्मी के काम में सूती कॉटन वस्त्र, अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है ठंडी गर्मी की। तो ये उद्योग मौसमी काम की वजह से कामगारों के बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। अब डियर फ्रेंड्स, यदि उनका काम हो गया उस फैक्ट्री में, तो उनको अब कहीं काम नहीं मिलने वाला है, तो उनको खाली भी बैठना पड़ता था। और काम की और पैसों की कितनी ज़रूरत थी उनको, तो इतना आप तो समझ ही सकते हैं। जब वो 7 दिन इंतज़ार कर सकते हैं, यहाँ वहाँ रुक सकते हैं, तो उनको पैसों की कितनी ज़रूरत रही होगी, तब ना वो ऐसा करते रहे होंगे, है ना। तो और ऊपर से खाली बैठना पड़ता था। काम का सीजन गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ जाते थे। अब उनके पास ना ही पैसा है ना ही कुछ है, तो वो जाएंगे कहाँ? वो सड़क पर तो आएंगे ही। कुछ लोग जाड़ों के बाद गांव चले जाते थे जहाँ काम निकलने लगता था, और जैसे ही जहाँ काम निकलने लगता था, लेकिन ज़्यादातर शहर में ही छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे। अब कुछ लोग डियर फ्रेंड्स, जैसे ही मौसमी बेरोजगारी मतलब मौसम का काम ख़त्म हुआ, तो कुछ गांव चले जाते थे और कुछ लोग वहीं पे छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे। जो 19वीं सदी के मध्य तक यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। मजदूरों की ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। आप समझ सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। यहाँ पे आपने एक तस्वीर देखी थी,
देखिए फ्रेंड्स, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है 1874 की तस्वीर। यहाँ पे डियर फ्रेंड्स इस प्रकार ये बच्चे लिए हुए हैं और ये रुकने की डियर फ्रेंड्स सोच रहे हैं कि हम कहीं भी रुकने के लिए एक प्रकार से जगह मांग रहे हैं। देखिए, बेघर भूखे सैमुअल ल्यूकफिल्डेस की पेंटिंग 1874 की है। इस पेंटिंग में दर्शाया गया है कि लंदन में बेघर लोग एक काम घर में रात भर ठहरने के टिकट की अर्जी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें रात भर ठहर लेने दीजिए। इस पेंटिंग में और आश्रय स्थल बेसहारा सड़कों पर रहने वाले आवारा और यहाँ वहाँ भटकने वाले लोगों के लिए गरीब कानून आयुक्त की देखरेख थी। इन वर्क हाउस में रहना जिल्लत की बात थी, इतना आसान नहीं था। यहाँ पे इस वर्क हाउस में रहने के लिए हर एक को डॉक्टरी की जांच करके उन्हें पता लगाया जाता था कि कोई व्यक्ति बीमार तो नहीं है। बेचारे इतनी परेशानी में आ रहे हैं, ऊपर से उनका पता लगाया जाता है कोई बीमार तो नहीं है, इनके पूरी तरह से ये साफ़ है कि नहीं है। अब डियर फ्रेंड्स, वो लोग काम करने के लिए आए हैं और उनके पास इतने पैसा नहीं है कि वो दिन भर साफ़ सफाई करते रहें, अपनी फैशन पर टिके रहें, ठीक है ना। तो इनको ये भी देखा जाता था कहीं उनके कपड़े मैले तो नहीं हैं, ये भी देखा जाता था। उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ता था डियर फ्रेंड्स मजदूरों को। इस तस्वीर से आप देख सकते हैं इनके बेचारों के बच्चे हैं, माँ बाप, बूढ़े वृद्ध जवान, सभी लोग कितने परेशान थे। अब 1800 के बाद डियर फ्रेंड्स जैसे ही 19वीं सदी आती है तो इसकी शुरुआत में तो वेतन इनका कुछ सुधार किया गया था 19वीं शताब्दी में मजदूरों की, लेकिन इससे मजदूरों की हालत में बेहतरी नहीं का पता नहीं चलता है। मतलब भले ही इनकी वेतन बढ़ा दी गई 19वीं शताब्दी में डियर फ्रेंड्स, लेकिन इनकी वेतन के कारण इनकी स्थिति नहीं सुधर पाई। वो कैसे डियर फ्रेंड्स? क्योंकि औसत आंकड़ों में अलग अलग व्यवसायी के बीच आने वाले फर्क और साल दर साल होने वाले उतार चढ़ाव छिपे रह जाते थे। मतलब डियर फ्रेंड्स, और मिसाल के तौर पर जब लंबे नेपालियों और युद्ध के दौरान कीमतें की तेजी बढ़ी, जैसे ही डियर इनकी वेतन तो बढ़ गई, लेकिन डियर फ्रेंड्स हर चीज़ की कीमत भी बढ़ गई इस टाइम पे, ठीक है ना। तो मजदूरों की आय में वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई। जैसे ही हम देखते हैं थोड़ी बहुत वेतन बढ़ा दी गई, और यदि डियर फ्रेंड्स यदि हमारा 50 रुपये बढ़ा दिया गया है वेतन में, तो आप ही सोचिए, और हर चीज़ में डियर फ्रेंड्स 50 रुपये और बढ़ा दिया जाए, तो हमें खाने को भी चाहिए, उसमें 50 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें, महंगाई ऐसे बढ़ गई है डियर फ्रेंड्स। तो फिर क्या होगा? क्या मतलब इनकी क्या ज़िंदगी सुधर पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो डियर फ्रेंड्स वास्तविक मूल्य से भारी कमी आ गई थी, मतलब उनकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ने की स्थिति में थी। अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन उससे पहले जितनी चीज़ें नहीं खरीद सकते थे। अब डियर फ्रेंड्स वेतन तो उन्हें मिल रहा है उतना, लेकिन अब वो पहले बराबर चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं। क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? क्योंकि वो चीज़ें महंगी आ रही हैं, तो हर चीज़ें तो थोड़ी ना खरीद पाएंगे वो। अब मजदूरों की आमदनी भी सिर्फ वेतन दर पर निर्भर नहीं होती थी, रोजगार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण थी। मजदूरों का औसत दैनिक आय से इससे तय होती थी। अब डियर फ्रेंड्स ये जरूरी नहीं है कि उनको रोजगार कितना किया है, कब किया है, ये सब भी देखा। तो फ्रेंड्स उनकी जो मासिक आय थी वो इस पर डिपेंड करती थी डियर फ्रेंड्स कि उन्होंने कितने दिन काम किया था। ये ज़रूरी नहीं था कि मंथली पेमेंट आपकी इतनी है। उनके पैसों की कटौती मतलब अच्छी तरह से होती थी, है ना। 19वीं सदी के मध्य में इससे सबसे अच्छा हालात में भी लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। 19वीं शताब्दी में जब अच्छा टाइम चल रहा था तब भी 10% आबादी गरीब थी। लेकिन डियर फ्रेंड्स जैसे ही आर्थिक मंदी का टाइम आया, मतलब 1830 के दशक में आर्थिक मंदी के टाइम पे जैसे दौरों में गरीबों की संख्या बढ़कर क्षेत्रों में 35 से 75% तक पहुंच गई। जो 35% थी वो सीधे 75% तक की वृद्धि हो गई। सोचिए इतना ज़्यादा बेरोजगारी की स्थिति यहाँ पे आ गई। अब इनकी स्थिति क्या रही होगी आप अनुमान लगा सकते हैं, है ना। जब अच्छी स्थिति थी तब तो इनकी प्रॉब्लम थी, इतनी प्रॉब्लम थी, अब क्या रहा होगा। तो देखिए बेरोजगारी की आशंका में के कारण मजदूर और नई प्रौद्योगिकी से लोग चिढ़ते थे। इस बेरोजगारी के कारण लोग सोचते थे कि जैसे ही नई मशीनों का युग आएगा, तकनीकी का युग आएगा, ये मशीनें हजारों आदमी का काम डियर फ्रेंड्स एक मशीन कर देती है। तो डियर फ्रेंड्स वो लोग सोचते थे कि इनके प्रौद्योगिकी आने के कारण बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए नई प्रौद्योगिकी से लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे।
ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतों ने जो ऊन का इस्तेमाल स्पिनिंग जेनी का जैसे ही इस्तेमाल किया जाने लगा डियर फ्रेंड्स, तो ऊन काटने वाली जो औरतें थी उन्होंने इसका जम कर के विरोध किया कि अब हम मशीनों में हमला करने लगी। जेनी का इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा। इस वाले टकराव में महिलाओं ने बहुत ज़्यादा टकराव किया कि ये मशीन नहीं आनी चाहिए। ये लोग चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि ये समझ चुके थे कि जैसे इन मशीनों ने काम किया आदमियों का, तो डियर फ्रेंड्स क्या होगा, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और लगभग कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए 1840 के दशक में के बाद शहरों में निर्माण में गतिविधि में तेजी से बढ़ी। शहरों में निर्माण की गतिविधि तेजी से बढ़ी। लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हुए। सड़कों को चौड़ा किया गया। जैसे ही 1840 का दशक आया, नए रेलवे स्टेशन बनाए जाने लगे। रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया। नई सुरंगें बनाई गई। निकास और सीवर की व्यवस्था बछाई गई, जिससे लोगों को रोजगार मिला। नई नदियों में तटबंध बांध वगैरह बनाए गए। तट में परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 में दशक में दोगुना और 30 सालों के बाद में फिर से दोगुना हो गई। इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा काम निकाले गए। जैसे ही 1840 का दशक आया, सुरंगें, निकासी और रेल व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, और जिससे कि वहाँ पे तो काम मिलने की संख्या ज़्यादा हो गई, है ना। 1840 के दशक में दोगुना हो गई और इनके 30 साल बाद फिर से और ज़्यादा डबल हो गई। देखिए अब देखते हैं उपनिवेश में औद्योगिकीकरण। अब अभी हमने देखा था कि जैसे ही पूरे विश्व में कैसे औद्योगिकीकरण आया, जैसे ब्रिटेन और यूरोप में ज़्यादातर जल्दी से स्टार्ट हो गया था ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए सामान को बनाना, और साथ में वहाँ पे ज़्यादा सूती, कपास उद्योग, स्टील उद्योग, विभिन्न उद्योगों की स्थापना की गई थी। ब्रिटेन, इंग्लैंड से स्टार्ट होता है ना। और तो फिर बाद में इंग्लैंड ने बहुत सारे देशों को उपनिवेशवाद बनाया था। उस टाइम पे उपनिवेश क्या कहलाता है? जो देश दूसरे देश को गुलाम बनाया हुआ है, तो उसके लिए वो उपनिवेश हो जाएगा। जैसे कि हमारा भारत उपनिवेश था किसका? इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या स्थिति थी? औद्योगिकीकरण क्या यहाँ हो रहा था? क्या उद्योग धंधे यहाँ विकसित हो रहे थे या नहीं? चलिए देखते हैं। आइए अब भारत पर नज़र डाल दें और देखें कि उपनिवेश और औद्योगिकीकरण का कैसा रहा यहाँ पे प्रभाव होता था। यहाँ भी हम कारखाने, उद्योगों के साथ साथ गैर मशीनी क्षेत्र पर भी ध्यान देंगे। हमारा अध्ययन मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग तक ही सीमित रहेगा। यहाँ पे कपड़ा उद्योग तक ही हमने देखा कि सीमित रहेगा। हम यही देख पाएंगे उपनिवेशवाद के समय पे। यहाँ पे भी गैर मशीनी क्षेत्र पर ध्यान देंगे कि क्या हुआ, कैसे उद्योग उपनिवेशवाद यहाँ पे बढ़ा। चलिए देखते हैं। देखिए भारतीय कपड़े का युग। मशीनों और उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का दबदबा था। जैसे ही जब मशीनों का युग आया गाइस, इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार मतलब कि विभिन्न देशों में भारतीय कपड़ा की बहुत ज़्यादा मांग थी, बहुत ज़्यादा दबदबा बना हुआ था। बहुत सारे देश में जब डियर फ्रेंड्स औद्योगिकीकरण नहीं आया था, मशीनें नहीं आई थी, ठीक है, तब की बात चल रही है। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन हमारे भारत में पैदा होने वाला जो कपास है डियर फ्रेंड्स, वो बहुत महीन किस्म का होता था भारत में। और आर्मेनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते से यहाँ से चीज़ें ले करके जाते थे। कहाँ? अफगानिस्तान, पंजाब से पूर्वी फारस की ओर, मध्य एशिया के रास्ते से ये लोग ले जाते थे। जहाँ यहाँ बने कपड़े महीन कपड़ों के थान ऊँटों के पीठ पर लाद करके पश्चिमोत्तर सीमा की पहाड़ियों और दर्रों से रेगिस्तान के पार ले जाते थे। ऊँट के सहारे लाद करके ये लोग इतना अच्छा कपड़ा बनता था हमारे भारत में, ठीक है ना। महीन कपास था क्योंकि यहाँ का, इसलिए बहुत अच्छा कपड़ा आता था और अन्य देशों की अपेक्षा। देखिए मुख्य रूप से औपनिवेशिक बंदरगाहों से फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता था। यहाँ पे डियर फ्रेंड्स समुद्र के सहारे से व्यापार आसानी से लोग, समुद्र के सहारे से तो आए थे, नाव के सहारे से आए थे ना, वो वाशिंगटन वगैरह और
जो जिन्होंने भारत की मतलब खोज वोज की, फिर यहीं से व्यापार इनका फलता फूलता रहा, है ना। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत की खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा हुआ था। भारत की खाड़ी और लाल सागर बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कोरामंडल तट, जो कि हम देखते हैं हमारे नीचे दक्षिण में, मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के मध्यम से जुड़ा हुआ था। ये लोग यहाँ से ये चीज़ों को ले जाते थे। दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता रहा। देखिए, निर्यात व्यापार के नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। उनके पास पैसा होता था, जो व्यापारी वगैरह हैं और बैंकर वगैरह थे। तो डियर फ्रेंड्स, वो लोग क्या करवाते थे, उत्पादन में पैसा लगाते थे, कुछ ना कुछ चीज़ का उत्पादन करवाते थे, जैसे कपड़ा है और विभिन्न सूती वस्त्र है। ये चीज़ों को लेकर के डियर फ्रेंड्स जाते थे और निर्यातकों को पहुँचा देते थे, जहाँ पर जो बेचने वालों को पहुँचा देते थे। कौन? भारतीय व्यापारी और बैंकर वगैरह। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागर के जरिए बंदरगाह नगर देश के भीतर के इलाके से जुड़े होते थे। जो माल भेजने वाले जो सौदागर हैं, आपूर्ति करने वाले के जरिए बंदरगाह नगर के देश के भीतर के इलाकों से लोग जुड़े होते थे, जो सौदागर। और ये सौदागर डियर फ्रेंड्स क्या करते थे? देखिए, कौन उत्पादन करवा रहा है? जो भारतीय व्यापारी हैं और बैंकर हैं, सौदागर निर्यातक तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। और फिर ये जो बंदरगाह से जहाँ से जा रहा है माल, ये सौदागर, ये किससे जुड़े होते थे? भीतरी इलाके के नगर से जुड़े होते थे, जिससे कि ये सौदागर क्या करते थे, जो देहात हैं, छोटे छोटे गांव हैं, उन बुनकरों और पेशगी देते थे उनको, और बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीद लेते थे और उसे बंदरगाह तक पहुंचाते थे। बंदरगाह तक पर बड़े जहाज मालिक और निर्यातक व्यापारी के दलाल कीमतों पर मोल भाव करते थे। कौन? कहाँ पे डियर फ्रेंड्स? बंदरगाह में। बंदरगाहों में बड़े जहाज के मालिक होते थे और जो खरीदते थे डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बंदरगाह में पहुंचाया जाता था कपड़ा, क्योंकि उससे फिर बंदरगाह के जरिए से एक देश से दूसरे देश पानी में जहाज़ों के माध्यम से चला जाता था। तो उनसे क्या करते थे, जो बड़े जहाज के मालिक हैं, निर्यातक है, व्यापारी हैं, ये दलाल लगे होते थे, ये कीमतों पर डियर फ्रेंड्स मोल भाव करते थे और आपूर्ति और सौदागर के माल खरीद लेते थे। जैसे ही 1750 का दशक आया, तो इस समय दशक तक भारतीय सौदागर के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा। जो भारत के ऊपर डियर फ्रेंड भारत का नियंत्रण था इन सौदागरों पर, ये नियंत्रण टूटने लगा। वो कैसे? देखिए, यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। जैसे ये 1750 आया, तो फिर पहले उन्हें स्थानीय दरबारों से कई तरह से रियायत हासिल की गई थी और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिया। इससे वो सूरत और हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए। यहाँ पे इन्होंने क्या? एकाधिकार प्राप्त कर लिया इजारेदारी प्रथा के द्वारा। और डियर फ्रेंड्स, इससे क्या हुआ? हुगली और सूरत में जो बंदरगाह थे, ये कमज़ोर पड़ गए। मैन बंदरगाह थे डियर फ्रेंड्स, सूरत गुजरात में, है ना। तो इन बंदरगाहों में से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई। पहले जिस कर्जे पर व्यापार चलता था डियर फ्रेंड्स, वह खत्म होने लगा। जो जैसे पहले चल रहा था वैसा नहीं होने लगा, खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए, मतलब कि उन्होंने ज़्यादा कर्ज ले लिया। जो स्थान के व्यापारी थे और वो कर्ज चुका नहीं पाए, उसको दिवालिया बोला जाता है, ठीक है ना। और 17वीं शताब्दी के आखिरी सालों में सूरत से बंदरगाह होने वाले व्यापार में कुल 1.6 करोड़ रुपए था उस टाइम पे। और 1740 के दशक में यह गिर कर के डियर फ्रेंड्स 30 लाख ही रह गया। जो यहाँ से व्यापार में इनको जो मुनाफा होता था वो इतना कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे यूरोपीय व्यापारी आए और उन्होंने हथियाने इजारेदारी प्रथा चालू कर ली, जिससे सूरत और हुगली का जो बंदरगाह था, इन पर भारतीय नियंत्रण से हाथ से चला गया। व्यापार अब इनके हाथों में आ जाता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सूरत में एक इंग्लिश फैक्ट्री, 17वीं शताब्दी का ये चित्र लगा हुआ है, ठीक है।
अभी इस चित्र के बारे में अपन ने पढ़ा नहीं है तो हम बता नहीं पा रहे हैं, अभी बताएंगे इसके बारे में। देखिए, सूरत और हुगली कमज़ोर पड़ रहे थे और मुंबई और कलकत्ता की स्थिति देखें डियर फ्रेंड्स, तो पुराने बंदरगाह की जगह नए बंदरगाह को बढ़ता महत्व औपनिवेशिक की सत्ता को बढ़ती ताकत का संकेत था। देखिए, सूरत और हुगली तो वैसे भी कमज़ोर पड़ गए क्योंकि उनका दूसरों का अधिकार होने लगा, भारतीय नियंत्रण खत्म होने लगा। और जो बम्बई और कलकत्ता में स्थिति सुधर रही थी, तो वहाँ पे स्थिति सुधर रही थी, लेकिन वहाँ पे भी पुराने बंदरगाह को जहाँ जगह है नए बंदरगाह का महत्व ज़्यादा होने लगा। और ये क्यों होने लगा? क्योंकि ये औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। ये औपनिवेशिक बात था ना, जैसे इंग्लैंड ने हमको क्या गुलाम बनाया हुआ था। और नए बंदरगाह के जरिए होने वाला व्यापारी यूरोपीय कंपनी के नियंत्रण में था। डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे नए बंदरगाह तो बन रहे हैं जो कलकत्ता और मुंबई में, लेकिन डियर फ्रेंड्स जब नए बंदरगाह बन रहे हैं तो ये हमारे नियंत्रण में नहीं होंगे। किसके नियंत्रण में होंगे? जो बनवाएगा, स्वाभाविक सी बात है, औपनिवेशिक का प्रभाव था ये, तो है ना। तो यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था यह नया बंदरगाह और यूरोपीय जहाज़ों के जरिए इनका व्यापार होता था और बहुत सारे पुराने व्यापारी घराने ढह चुके थे। अब डियर फ्रेंड, जो पुराने घराने थे, व्यापारी थे, वो अपने आप हार चुके थे। जो बचे रहना चाहते थे डियर फ्रेंड्स, तो उनके पास भी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। जो यहाँ के व्यापारी थे डियर फ्रेंड्स, वो तो बहुत से हार मान चुके थे, परेशान हो चुके थे। और जो वहाँ पर रहना चाहते थे ऐसी स्थिति में डियर फ्रेंड्स, क्योंकि उनके नियंत्रण में तो कुछ था नहीं, उनको ज़्यादा मुनाफा हो नहीं रहा था, है ना, तो उन्हें किस पर नियंत्रण में काम करना पड़ता था? यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में काम करना पड़ता था। इनके अलावा डियर फ्रेंड्स, इन बदलाव ने बुनकरों और अन्य कारीगरों की ज़िंदगी में किस प्रकार प्रभावित किया, चलिए देखते हैं। अभी तो हमने व्यापारियों की ज़िंदगी देखी कि कुछ इस प्रकार प्रभावित हुई, और फिर बुनकरों, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे, श्रम करते थे, मजदूर वगैरह, उनकी क्या स्थिति थी, जो कपड़ा रेफरेंस सिलते विलते थे, उनका देखते हैं। तो बुनकर का क्या हुआ? देखिए, 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता सुदृढ़ीकरण शुरुआत में भारत का कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। जैसे ही डियर फ्रेंड ईस्ट इंडिया कंपनी का सुधरी 1760 में, इस समय कोई गिरावट कपड़ा में बेचने में, निर्यात में कोई गिरावट नहीं आई। लेकिन जैसे जैसे इनका सत्ता बढ़ती गई, वैसे वैसी प्रॉब्लम खड़ी होती गई। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए, ब्रिटिश कपास उद्योग अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि इसलिए अभी यहाँ पे गिरावट नहीं आई, प्रॉब्लम नहीं आई। और यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ा की भारी मांग थी। एक कारण ये भी था कि अभी इनका स्टार्टिंग थी, और दूसरा कारण मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टार्टिंग थी, और दूसरा कारण यूरोप में भारतीय महीन कपड़ा की ज़्यादा मांग थी, है ना। और यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी, इसलिए कंपनी भी भारत में होने वाले कपड़े के निर्यात को ही फैलाना चाहती थी। एक तो यहाँ पे मांग भी थी, इसलिए कंपनी भारत से जो कपड़ा बेच रहा है उसको ज़्यादातर फैलाना चाहती थी, क्योंकि इससे मुनाफा ज़्यादा था। इनकी मांग, जिसकी मांग होगी उसके। देखिए, 1760 और 1770 के दशक में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित होने से पहले, जब राजनीतिक सत्ता स्थापित नहीं थी, कहाँ पे? बंगाल और कर्नाटक में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी। वो लोग आसानी से निर्यात को खरीदने को, सप्लाई करने को नहीं कर पाते थे, ठीक है ना। ये बात कब चल रही है? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित नहीं हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 में आ चुकी थी हमारे भारत में, है ना, तो ये पूरा एकाधिकार प्राप्त नहीं था इस टाइम पे, तब की बात चल रही है, जब नहीं था। तो आसानी से नहीं मिल पाती थे। बुने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली के साथ साथ स्थानीय व्यापारी की भी इस टाइम पे होड़ मची हुई थी। इस प्रकार बुनकर, आपूर्ति, सौदागर खूब मोल भाव कर लेते थे, क्योंकि जिसको मोल भाव इसलिए कर लेते थे क्योंकि एकाधिकार प्राप्त नहीं था कि यहाँ दूसरे खरीदने नहीं आएगा। भाई तू अच्छे से पैसा नहीं देगा तो हम डच वालों को बेच देंगे, पुर्तगालियों को बेच देंगे, किसी और को बेच देंगे, ये चलता था। लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद डियर फ्रेंड्स एकाधिकार प्राप्त हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। अभी नहीं हो रही थी, ठीक है ना।
तो बोली लगाने के वाले खरीदार बेचते रहते थे। देखिए, और माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदारों को ये लोग बेचते थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार प्राप्त नहीं था। लंदन भेजे गए अपने पत्र में कंपनी के अफसरों ने आपूर्ति में मुश्किल से ऊंचे दामों पर बार बार जिक्र किया था। कुछ पत्र ऐसे मिले हैं जिससे इसे पता चलता है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बोली लगाने वाले लोगों को लंदन में जो पत्र भेजे गए हैं तो उनके अफसरों से ये मुश्किल पता चलता है कि वो लोग मुश्किल से इन दामों को खरीद पाते थे, वो लोग खरीद पाते थे इन चीज़ों को, क्योंकि उनको वहाँ पे पत्रों से ये जिक्र दामों के बार बार जिक्र किए गए हैं कि इतने महंगे दाम हैं, ऐसा है वैसा है। देखिए, लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार में अपने एकाधिकार का दावा कर सकती थी। तो डियर फ्रेंड्स, इसीलिए ये लोग चाहते थे कि जल्दी से व्यापार में इनको राजनीतिक सत्ता मिल जाए, जिससे ये लोग एकाधिकार कि हम बस यहाँ पे व्यापार करेंगे, बाकी को इन्होंने तो हटा ही दिया था बाद में, है ना। तो ये स्थिति थी कुछ ऐसी। धूप आ रही है यार फ्रेंड्स, सॉरी। देखिए, तो इसके फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा को खत्म करने की वो लोग सोच रहे थे। लागतों में अंकुश रखने और कपास और रेशम से बनी चीज़ों को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रबंधन और नियंत्रण की नई व्यवस्था लागू कर दी गई थी। यह काम कई चरणों में किया गया। धीरे धीरे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता स्थापित की, एकाधिकार का दावा किया, तो धीरे धीरे इन्होंने सारी चुनौतियों को खत्म कर दिया। कैसे? जैसे अब लागतों पर अंकुश लगा दिया, कपास और रेशम से बनी चीज़ों पर सुनिश्चित कर दी कि इतनी बननी चाहिए, और इन्होंने एक प्रकार से नियंत्रण स्थापित कर लिया। देखिए, पहला यहाँ अब इनके नियंत्रण की बात करते हैं। पहला कदम क्या था इन्होंने? देखिए, 3-4 बातें पढ़ेंगे इनकी कि समय कैसे कैसे क्या हुआ। देखिए, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारी और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों में ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने क्या किया? जो सक्रिय व्यापारी हैं, जो आसानी ज़्यादातर माल को बेचते हैं, खरीदते हैं, और जो दलाल हैं उनको ख़त्म करना चाहते थे लोग। कैसे कि और बुनकरों पर प्रत्यक्ष रूप से ये लोग नियंत्रण लगाना चाहते थे कि चीज़ें हमें बस बनाइए और आप किसी और को नहीं बेच सकते हैं, ऐसा वैसा कुछ भी करके लोग नियंत्रण लगाना चाहते थे। किस पर? सक्रिय व्यापारी और दलालों को, है ना। और कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने और माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिसे गुमास्ता कहा जाता था। तो डियर फ्रेंड्स, इन्होंने इन सब का नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए क्या कर लिया? एक वेतनभोगी कर्मचारी को जगह जगह पर लगा दिया, जिसको क्या कहा जाता था? गुमास्ता। ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या थी उस टाइम पे? कंपनी ने माल बेचने वाले अब बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने वालों पर पाबंदी लगा दी। क्या किया कंपनी ने? एक तो गुमास्ता तैनात कर दिया, ठीक है ना, जो कि माल की निगरानी रखेगा, है ना, और माल को इकट्ठा करेगा। हाँ, इनके लिए क्या कर दिया? गुमास्ता लगा दिया। और दूसरी बात क्या की कंपनी ने कि माल को बेचने वाले, जो माल बेचते हैं, जो बुनकर और अन्य खरीदारों के साथ कार करते हैं, कारोबार पर पाबंदी लगा दी कि आप माल को बेच नहीं सकते हैं और खरीदारों के और आप खरीद नहीं सकते हैं। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दे दी जाती थी। पेशगी रकम दे दी जाती थी कि आप इतने पैसे हमारे लिए काम करेंगे वाली, ठीक है ना। आप अपने बुनकरों को माल ना ही बेच सकते हैं और ना ही वो खरीद सकते हैं। एक बार काम ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था। क्या करते थे ये लोग? कैसे ये लोग कंट्रोल में लाए कि ये लोग माल खरीदने के लिए ये लोग कर्जा दे देते थे कि आप इतने में हम पैसों में अपन माल खरीद लेते हैं, और इतना माल कौन सा? जैसे कच्चा माल खरीद लिया। अब कच्चा माल के लिए उनके पास पैसे तो होते नहीं थे, तो डियर फ्रेंड्स उन्होंने कर्जा दे देते थे उनको, और कर्जा पे ये लोग दब जाते थे। फिर कर्जा दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ माल, डियर फ्रेंड्स, किसी और को नहीं बेचना था। वो ओनली किसको बेचते थे? गुमास्ता को ही देना पड़ता था। ये नहीं हमने यदि कर्जा लिया है कंपनी से तो हम माल भी गुमास्ता को ही बेचेंगे, कंपनी को ही देंगे। फिर इनका अधिकार ख़त्म हो गया कि आप अब दूसरों को अपना माल नहीं बेच सकते हैं, ये हम अपना माल बनवा रहे हैं, समझ लो ये होता था।
उसे वे किसी व्यापारी या फिर किसी अन्य को नहीं बेच सकते थे। तो डियर फ्रेंड, सक्रिय व्यापारी का काम ताम भी खत्म हो गया, है ना। दलालों की भी कीमत हट गई, ये नियंत्रण रखा कंपनी ने। जैसे ही कर्जे मिलते गए, महीने में कपड़े की मांग बढ़ने लगी। जैसे जैसे डियर फ्रेंड्स ये लोग कर्जे देते थे और फिर अपना काम करवाते थे, और कमाई की आस से बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। बहुत सारे बुनकरों ने के पास जमीन के छोटे छोटे पट्टे थे, जिन पर वे खेती करते थे और अपने परिवार की ज़रूरत पूरी कर लेते थे। अब वे इस जमीन के भाड़े दे करके पूरा समय बुनकरी लगाने लगे थे। तो डियर फ्रेंड्स, इतनी सभी बुनकर इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे कि इनको कर्जे पर क्या उनको माल खरीद लेते थे और वो कंपनी को देते थे, और कंपनी उनको रकम दे देती थी कुछ कुछ। और तो इतना ज़्यादा ये लोग लाभान्वित हो गए बुनकर लोग, इनको लगा कि ये सही है। और तो इन्होंने जो ज़मीन पर ये लोग खेती करते थे अपनी, तो वो भी डियर फ्रेंड्स भाड़े पर दे करके ये पूरा दिन बुनकरी का ही काम करने लगे टोटली। ठीक है ना। अब पूरा परिवार यही काम करने लगा बुनकर का, कि बुनकर मतलब बुनना, सिलाई, बुनना, कपड़े को बुलाना, सब कुछ यही काम करने लगे। और किसके लिए? कंपनी के लिए गुमास्ता लगे हुए थे, किसी और को नहीं बेच सकते थे, कर्जा दे करके ये लोग काम करवाते थे। लेकिन जल्द ही क्या हुआ, जल्द ही बहुत सारे गांव में बुनकरों और गुमास्ताओं के बीच टकराव की खबरें आने लगी। अब क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, ये गुमास्ता और जो बुनकर थे इनके बीच टकराव की स्थिति आने लगी। वो कैसे? देखिए, पढ़ते हैं। इससे पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर और गांव में ही रहते थे। कहाँ रहते थे? जो सौदागर होते थे और बुनकर होते थे वो गांव में रहते थे, और बुनकरों से उनके नज़दीकी ताल्लुकात होते थे। जो सौदागर थे, जो इनसे कपड़ा, जो बुनकर थे वो कपड़ा बेच देते थे सौदागर पे, पहले जब गुमास्ता नहीं थे तब की बात है, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स, वो आसानी से बेचते थे, और वो सौदागर भी इनकी स्थिति से भली भांति परिचित थे, है ना, कि किसके पास कितना पैसा है, क्या चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा, वो अच्छे से जानते थे। और बुनकरों की ज़रूरतों को वो लोग सौदागर ध्यान रखते थे, और संकट के समय उनकी मदद भी कर देते थे पहले। लेकिन जैसे ही नए गुमास्ता आए, बाहर से आए हुए थे, क्योंकि कंपनी ने इनको भेजा हुआ था और ये बाहर के थे, इनको इनकी स्थिति से कोई लेना देना नहीं था, बुनकरों की स्थिति से। इनको तो उनका कपड़ा चाहिए और चीज़ें चाहिए, और आप किसी को नहीं बेच सकते, हमको बेचेंगे, है ना, और हमको ही देंगे, हमने आपको कर्जा दिया है। देखिए, उनका गांव में पुराने सामाजिक संबंध नहीं होता था। जो नए गुमास्ता आए हुए थे बेदम्भपूर्ण व्यवहार करते थे, ये लोग अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे, इनको तो ओनली इनको कपड़े से मतलब होता था। सिपाही और चपरासियों को लेकर के जाते थे, और माल के समय तैयार ना होने की स्थिति में बुनकरों को सजा भी देते थे। ये गुमास्ता डियर फ्रेंड्स ये यहाँ के नहीं थे, इन्हें तो कंपनी का ही काम करना था। तो डियर फ्रेंड्स, यदि समय पे यदि इनका बुनकर काम नहीं, ये तो इनको बेचते ही थे। इनका एक पाबंदी थी कि आप कर्जे लिए हैं फैक्ट्री से तो आप कंपनी को ही बेचेंगे। और इसके साथ ही ये लोग चपरासियों को लेकर के और सिपाहियों को लेकर के जाते थे गुमास्ता, उनका माल लेने के लिए, बुनकरों का। और डियर फ्रेंड्स, यदि उनका माल टाइम से नहीं हो पाता था तैयार, वो लोग बुनाई नहीं कर पाते थे, तो उनको सज़ा भी देते थे। और सज़ा के तौर पर क्या करते थे पता है आपको? बुनकरों को अक्सर पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे यदि उनका काम टाइम पे नहीं हो पाता था। इतनी खराब फिर व्यवस्था ये लोग कर दिए थे। अब बुनकर ना तो दाम पर मोल भाव कर सकते थे कि नहीं हम इतने में अपना सामान नहीं बेचेंगे, और ना ही किसी और बात पर किसी और को माल बेच सकते थे। ऐसी स्थिति इनकी हो गई थी अब बुनकरों की, ठीक है ना। पहले तो वही है, लुभाना और बाद में परेशान करना वाली स्थिति, और कुछ नहीं। यही तो किया है इन्होंने 300 साल तक यहाँ पे रह करके, है ना। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी, और वे कर्जों की वजह से कंपनी से बंध चुके थे। डियर फ्रेंड्स, अब जो मोल भाव भी नहीं कर सकते, किसी को बेच भी नहीं सकते हैं, और उनको कीमत बहुत कम दी जा रही है, और काम टाइम पे लिया जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, इनकी स्थिति बहुत, ये लोग कंपनी से एक प्रकार से बंध चुके थे, इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी। देखिए,
अब ये लोग कर्जा भी नहीं चुका पाते थे, है ना। देखिए कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकरों ने तो डियर फ्रेंड्स गांव ही छोड़ दिया, जो कर्नाटक और इतनी खराब स्थिति हो गई। अब वे रिश्तेदारों के यहाँ पर किसी गांव में करघा लगा लेते थे। कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसर का विरोध करते हुए गाँव के व्यापारियों के साथ मिलकर के बुनकरों ने बगावत कर दी थी। कई बार अपन ने सुना है ये, मतलब कि बगावत कर दी, हड़ताल कर दी, आंदोलन चलाए, परेशान हो चुके थे वो लोग। कुछ समय के बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे, क्योंकि डियर फ्रेंड्स उनका इतना कर्जा लौटाने के लायक वो बचे ही नहीं थे। अब इतना कम दे रहे हो, मोल भाव वो कर नहीं सकते हैं, आप जितना दे रहे हो उतना ले रहे हैं, और वो किसी और को माल बेच नहीं सकते हैं। अब वो कर्जा चुकाएं तो चुकाएं कहाँ से, दिन भर तो तुम्हारे लिए ही काम करते हैं, इतना पैसा दो कि वो कर चुका सके, है ना। तो डियर फ्रेंड्स उनकी ये स्थिति हो गई थी। उन्होंने कर्जे बंद कर दिए और खेतों पर मजदूरी करने लगे थे बहुत सारे बुनकर, जबकि स्टार्टिंग में उन्होंने खेती छोड़ करके ये काम शुरू किया था। सोचिए कितनी लालसा रही होगी, कितने सपने रहे होंगे, लेकिन लास्ट में सब इनका लूटना था, फूट डालो राज करो की स्थिति और लोगों को बेवकूफ़ बनाना। 19वीं सदी के आते आते कपास और बुनकर के सामने नई समस्या पैदा हो गई। ये थी डियर फ्रेंड्स बुनकरों की स्थिति। गुमास्ता, हमने नया वर्ड क्या देखा, गुमास्ता लगा दिया था। पहले की स्थिति अच्छी थी, जैसे ही 1760 और 1700 पहले की स्थिति डियर फ्रेंड्स, डच थे, पुर्तगाली थे, हमने ये देखा, तो वहाँ पे ये बुनकरों की स्थिति ठीक थी, क्योंकि यहाँ पे जो भारतीय थे वो ही खरीदते थे, ठीक है। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के मतलब कि सत्ता, राजनीतिक सत्ता इनके हाथों में ना होने की वजह से जब नहीं थी, तब तो बुनकरों की स्थिति बहुत अच्छी थी, क्योंकि उस टाइम पे डच भी आ रहे थे, पुर्तगाली भी आ रहे थे और भारतीय सौदागर भी थे, है ना। और भारतीय लोग उत्पादन करवाते थे और भारतीय सौदागर थे, तो वो लोग इनकी प्रॉब्लम को समझते थे, बहुत अच्छी स्थिति थी, मूल भाव भी कर सकते थे। लेकिन जैसे ही राजनीतिक सत्ता स्थापित हो गई बंगाल में और कर्नाटक में ईस्ट इंडिया कंपनियों की डियर फ्रेंड्स, तो उस टाइम से स्थिति इनकी बिगड़ना शुरू हो गई। फिर इन्होंने इन सबको नियंत्रण करने के लिए, जो भारतीय सौदागर हैं और बुनकरों को नियंत्रण करने के लिए कि मोल भाव ना करें, इनको सस्ते दाम पर हमें माल को बेचें, तो डियर फ्रेंड्स इन्होंने नियंत्रण स्थापित किया और गुमास्ता को लगा दिया वेतन में। गुमास्ता आप क्या करते थे, कंपनी से ये लोग कर्जे देते थे, कर्जे किनको, बुनकरों को, और बुनकरों से माल को बोलते थे कि अब तुम कंपनी, अब हमको ही माल बेचोगे और मोल भाव भी नहीं करोगे, ये स्थिति थी। और गुमास्ता क्या करते थे, जैसे ही यदि बुनकर यदि माल टाइम पर नहीं बना पाते थे, ना तो उनकी वेतन बढ़ाया जाता था ना कुछ, और ना ही कर पाने पर उनको सज़ा भी देते थे, सिपाहियों को लेकर के जाते थे, कोड़े बरसाते थे। ये स्थिति थी इस टाइम पे बुनकरों की। आई होप आपको बुनकर की स्थिति अच्छे से क्लियर हो गई होगी भारत में। अब देखते हैं भारत में मैनचेस्टर का आना। देखिए जैसे ही 1772 आता है डियर फ्रेंड्स, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती। जैसे ही 1772 आया डियर फ्रेंड्स, तो हेनरी पतुलो ने क्या कहा कि भारतीय कपड़ा डियर फ्रेंड्स इतना अच्छा था उस टाइम पे कि इसकी मांग कभी कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता था। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत का कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी, जो कि लंबे समय तक जारी रही। निर्यात में मतलब बेचने में गिरावट आई जैसे ही टाइम बढ़ा। 1811 और 1812 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात 33% था, जब 1811-12 की स्थिति। लेकिन 1850-51 में आते आते यह मात्र 3% ही निर्यात हो पाता था। इतनी ख़राब स्थिति इसकी गिर के आ गई। 1771-72 में तो अच्छी स्थिति थी, लेकिन 1850 और 51 में आप सोच सकते हैं, इतने सालों में डियर फ्रेंड्स 33 से सीधे 3% ही रह गया। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, इनके कपड़ा की निर्यात क्यों कमा, इसके बारे में जानते हैं। देखिए जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ, जैसे ही इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ डियर फ्रेंड्स, तो उद्योगपति दूसरे देश से आने वाले आयात को लेकर के परेशान दिखाई देने लगे। जैसे ही वहाँ
उद्योग विकास हुआ कपड़ों का डियर फ्रेंड्स इंग्लैंड में। तो वो लोग उद्योगपति जो कपड़ा का उद्योग चला रहे थे वो एक प्रकार से परेशान हो गए। क्यों हो गए? वो सोच रहे, उन्हें लग रहा था कि वहाँ के कपड़े यहाँ पे बिकेंगे तो हम मोल के भाव कैसे कर पाएंगे, हम महंगी कीमत पर कैसे बेच जा पाएंगे और हमारे कपड़े कौन खरीदेगा। सिंपल सी बात है डियर फ्रेंड्स। तो उन्होंने सरकार पर दबाव डालना शुरू किया। किन्होंने? उद्योगपतियों ने, कि वह आयातित कपड़े पर आयात पर शुल्क वसूल करे, कि आप वहाँ से आने वाले, दूसरे देश से आने वाले कपड़ों पर शुल्क लगा दीजिए। और शुल्क लगाएंगे डियर फ्रेंड्स तो वो इतनी सस्ती कीमत पर बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको भी लागत लगी है बनाने में और हमको भी, और वो यहाँ पे आके बेचते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यदि आप दूसरे देशों से कपड़े आ रहे हैं उनको शुल्क लो, और शुल्क लेंगे तो डियर फ्रेंड्स उनका लागत ज़्यादा हो गया। अब वो तो उतने में नहीं बेच पाएंगे क्योंकि उनको पैसा ज़्यादा वसूलना है, लगेगा क्योंकि। तो डियर फ्रेंड्स इसीलिए उन्होंने शुल्क लगवा दिया और वसूल करने के लिए कहने लगे, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा में इंग्लैंड में आराम से बिक सकें। इंग्लैंड के कपड़े इंग्लैंड में आराम से बिक सकें, इंग्लैंड के कपड़े। दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी दबाव डाला। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज्य कर रही थी डियर फ्रेंड्स, उस पर भी दबाव डाला और वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजार में बेचें, कि वह इंग्लैंड के कपड़ों को कहाँ पे बेचे? भारत में बेचे। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पाद निर्यातक नाटकीय वृद्धि हुई 19वीं शताब्दी में, और 18वीं सदी के आखिर में भारत में उत्पाद का ना के बराबर निर्यात होता था। डियर फ्रेंड्स जैसे ही ये सब हुआ डियर फ्रेंड्स, मैनचेस्टर के कारण वहाँ उद्योग धंधे खुलने लगे ब्रिटेन में, तो भारत का कपड़ा अच्छे से नहीं बिक पा रहा था और भारत में उत्पाद का जितना उत्पाद होता था उसका निर्यात ना के बराबर होता था। क्योंकि वहाँ भी नहीं बेच सकते ब्रिटेन में। क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि वहाँ पे शुल्क लगता है। जैसे हमने 5 की चीज़ बनाई है और 2 रुपये और शुल्क लग गया हमारा, तो हमें 10 रुपये लगे, 7 रुपये लगे। अब डियर फ्रेंड्स हम बेचें, यहाँ से ले जाने में खर्चा लगेगा तो हम 10 की तो बेचेंगे, और वहाँ पे कोई शुल्क नहीं लगा है, वहीं की बेच रहे हैं, वहीं पे बनाई है, तो वो लोग 5 में बेचेंगे। तो आप ही बताइए कि 5 की चीज़ ज़्यादा लोग लेंगे ना, हमारी 10 की तो नहीं लेंगे, और हम 5 की तो बेच नहीं सकते क्योंकि हमें तो उतना लगाने में उसको बनाने में लग गया है ना। तो ये स्थिति थी। तो इसीलिए भारत का व्यापार क्या हो गया? बहुत ज़्यादा धीमा पड़ गया। ठीक है ना के बराबर थी। 1850 तक आते आते सूती का आयात भारतीय में 31% हो चुका था और 1870 के आंकड़े में 50% से ऊपर चला गया। मतलब डियर फ्रेंड्स आयात, वहाँ से चीज़ें इतनी ज़्यादा खरीदी जाने लगी, 31 से सीधे 50% ऊपर चला गया। अब यहाँ की चीज़ें भी वहाँ से जो बेचते थे उनको कोई शुल्क नहीं लग रहा, लेकिन यदि हम जा रहे हैं बेचने तो हमारा लग रहा है। और डियर फ्रेंड्स जब वो हमें यहाँ भी शुल्क लगता था, और हमारा भारतीय व्यापारियों का यहाँ पे भी अच्छे से चीज़ें नहीं बेचने दी जा रही थी। तो डियर फ्रेंड्स ये स्थिति थी व्यापारियों की भारत के। आयात ज़्यादा होता था, निर्यात कम, बेचा कम जाता था। तो डियर फ्रेंड्स इस प्रकार के भारतीय कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं थी। उनका निर्यात बाजार ढह रहा था और स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगा था। एक तो बाहर भी नहीं बेच सकते थे और स्थान में भी ये भी सिकुड़ने लगा था, क्योंकि वहाँ की चीज़ें यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे भी उन पर भी दबाव डाला गया कि वहाँ का कपड़ा, इंग्लैंड का कपड़ा भारत में बेचा जाए। ये स्थिति थी। देखिए बॉम्बे हार्बर 18वीं सदी के आखिरी का चित्र। ये बम्बई कलकत्ता 1780 के दशक में व्यापारीय बंदरगाह रूप में विकसित होने पर औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का विकास के समय का था। इस प्रकार डियर फ्रेंड्स बंदरगाहों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को ले जाते थे। ठीक है ना। मुंबई हमारे भी महाराष्ट्र में है, जो देख सकते हैं आप। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर आयातित मालों को भरमार मची हुई थी। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर से जो माल आयात किए जाते हैं उनकी भरमार मची हुई थी। क्यों? क्योंकि वह कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयातित कपास उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तो डियर फ्रेंड्स स्थानीय बाजार में ये प्रॉब्लम थी, जो यहीं पे जो कपड़ा वहाँ का बेचा जाता था हमारे भारत में, एक तो
खोल कर नहीं लगना। और दूसरी बात ये होना कि वो लोग मशीन से बनाए हैं, और मशीन से बनाने में एक मशीन डियर फ्रेंड्स हज़ारों लोगों का काम आसानी से कर देती है। और डियर फ्रेंड्स जो कि एक बुनकर बनाएगा कपड़ा तो एक ही बनाएगा, लेकिन एक मशीन इतने सारे बना देगी। तो डियर फ्रेंड्स इनकी लागत कम लगती है ब्रिटेन वालों की, और भारतीय बुनकरों को ज़्यादा टाइम भी लगेगा, ज़्यादा खर्चा भी लगेगा। तो डियर फ्रेंड्स ये लोग तो महंगा बेचेंगे क्योंकि इनकी लागत ज़्यादा लगी है और इनकी कम लगी है। तो डियर फ्रेंड्स जो ब्रिटेन से सामान आता था तो उनकी भरमार मची हुई थी। कितना भी स्वदेशीकरण करें हम या स्थानीयकरण करें डियर फ्रेंड कि हमारे भारत की चीज़ लें, तो डियर फ्रेंड्स बेचारे जो यहाँ की जनता लोग हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो महंगी कीमत पर भारतीय माल को खरीदें। वो तो डियर फ्रेंड्स सस्ता देखेंगी ना, उनके पास इतना पैसा तो नहीं है ना कि स्थानीयकरण के नाम पर खाने को है नहीं है, और हम सोच रहे हैं कि हम अपने भारत की चीज़ ही लेंगे, भले वो 10 की मिल रही है और ब्रिटेन की 5 की मिल रही है। तो डियर फ्रेंड्स अभी तो लेते नहीं हैं लोग, जब पैसा है तो उस टाइम पर कैसे लेते, क्योंकि उस टाइम पर तो खाने की भी 2-2 की पड़ी थी। तो हाँ, अब देखते हैं आगे। 1850 के दशक तक देश के ज़्यादातर बुनकर इलाके में गिरावटी और बेकारी के किस्से की भरमार मची हुई थी। यही सुन रहे थे अपन लोग। 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई। अब उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। जब अमेरिका गृह युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका के कपास की आमद बंद हो गई तो ब्रिटेन के कपास में कच्चा माल मांगने लगे। ब्रिटेन के लोग कच्चा माल मंगाने लगे। भारत से कच्चा माल के निर्यात से इस वृद्धि से उसकी कमी आसमान छूने लगी। भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए। डियर फ्रेंड्स एक समस्या तो इस स्थानीयकरण में मतलब ये थी कि वो लोग सस्ता देते थे, मशीनों का बना था। दूसरी समस्या एक और खड़ी हो गई। अब डियर फ्रेंड्स जो कच्चा माल है मतलब कि जैसे कपास है, जैसे कि कच्चा माल कुछ भी उद्योग चल रहा है कहाँ, ब्रिटेन में, तो यहाँ से यहाँ का कपास कहाँ ले जाएंगे, ब्रिटेन ले जाएंगे वो लोग, और वहाँ पे माल तैयार करवा के और यहीं पे बेचेंगे। तो डियर फ्रेंड्स अब बुनकरों को कच्चा माल भी यहाँ पे नहीं मिल पाता था, तो दूसरी प्रॉब्लम ये शुरू हो गई। तो भारतीय बुनकरों को कच्चा माल के लाले पड़ गए और मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। और डियर फ्रेंड्स तो अब लागत ज़्यादा बढ़ गई। अभी तो वैसे ही परेशानी थी, दूसरी परेशानी ये हो गई, ठीक है ना, कि अब कच्चा माल लागत ज़्यादा लगेगी तब आप कुछ बना पाएंगे, और ऊपर से आप बेच भी नहीं पाएंगे उतनी कीमत पर। ये प्रॉब्लम हो गई। ऐसी सूरत में बुनकरी के सहारे पेट पालना डियर फ्रेंड्स बहुत ही असंभव काम हो गया था। पेट पालना संभव नहीं था बुनकरों का। 19वीं सदी के आखिरी में, जैसे 19वीं सदी के आखिर में आता है तो बुनकर और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। आप कौन सी समस्या तीसरी बताओ? पहली तो अभी हमने देखा मशीनों के कारण, मैनचेस्टर आया तो उन्होंने वहाँ शुल्क लगा दिया। दूसरा, ये लोग स्थानीय बाजार में भी नहीं बेच पाते थे क्योंकि वहाँ का सामान सस्ता था और यहाँ का सामान महंगा था तो लोग खरीदते नहीं थे। तीसरी समस्या हमने देखी, कच्चे माल की समस्या आ गई। अब ये लोग यहाँ से कच्चा माल भी नहीं ले पाते थे, अच्छी कीमत पर लाले पड़ गए थे क्योंकि वहाँ पे वो लोग ब्रिटेन कच्चा माल ले जाते थे और वो लोग अच्छी कीमत में खरीद सकते थे, है ना। तो ये समस्या थी। अब तीसरी समस्या और चौथी समस्या क्या आती है, चलिए पढ़ते हैं। आ गई, अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार और मशीनों से बनी चीज़ों का पट गया था। बाजार मशीनों से बनी चीज़ों में पट गया था। ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह से कायम रह सकता था? तो डियर फ्रेंड्स चौथी समस्या ये आ गई कि अभी तो डियर फ्रेंड्स कुछ समय पहले ब्रिटेन में उद्योग धंधे खुले थे, लेकिन अब तो हमारे भारत में ही उद्योग धंधे मशीन खुल चुके थे। ये लोग वेस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ भी ला चुके थे। तो डियर फ्रेंड्स अब जो हाथ से एक इंसान उद्योग धंधे नहीं खोल सकता, ये तो आप जान सकते हैं ना। उस टाइम की ऐसी स्थिति थी। ये लोग जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही कर सकता है। हर बुनकर तो नहीं खोलने चलेगा ना अपनी फैक्ट्री, अपनी मशीन, है ना। तो डियर फ्रेंड्स अब इनके पास जो अपना पेट पालते थे कुछ सामान बेच करके, कुछ बना करके, तो डियर फ्रेंड्स अब मशीनों से बनी हुई चीज़ें लोग ज़्यादा खरीदते थे, इनकी चीज़ें खरीदते नहीं थे। चौथी समस्या ये सुन लीजिए, ये स्थिति थी इस समय बुनकरों की। तो इनको तो पेट पालना भी मुश्किल हो गया था। तो बुनकरों की स्थिति देख ली आपने। भारत में मैनचेस्टर आने का प्रभाव आपने देख ही लिया। अब देखते हैं फैक्ट्रियों का आना, ठीक है ना।
तो डियर फ्रेंड्स, अभी उपनिवेशवाद में भारत में क्या स्थिति रही उपनिवेशवाद में औद्योगिकीकरण में, तो हमने क्या क्या पढ़ा। तो जैसे ही औद्योगिकीकरण आया डियर फ्रेंड्स, उसकी स्थिति पहले तो अच्छी थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी का विकास नहीं हुआ था, सभी लोग अच्छे सामान बेच रहे थे। फिर गुमास्ता की प्रणाली देखी हमने, गुमास्ता लोग लगा दिए गए और सत्ता पर एकाधिकार हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। इससे क्या हुआ, व्यापारियों की स्थिति और ज़्यादा गड़बड़ा गई। बुनकरों का हाल देख लिया हमने, भारत में जैसे ही मैनचेस्टर आया उसकी स्थिति देख ली, मतलब कि जैसे ही उद्योग धंधों का युग आया तो बुनकरों की क्या स्थिति रही और उनका पेट पालना भी मुश्किल हो गया। ये सब स्थितियां देख ली। अब देखते हैं डियर फ्रेंड, फैक्ट्रियों का आना भारत में, तो उससे क्या स्थिति बदली, सुधरी या बिगड़ी, चलिए देखते हैं। तो देखिए, बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगाई गई। कब लगी थी पहली कपड़ा मिल डियर फ्रेंड्स? 1854 में लगी और 2 साल बाद इसमें उत्पादन होने लगा। ठीक है ना। कौन कौन सी फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री हमने कौन देखी, कपड़ा मिल की, 1854 में लगी। 1862 तक वहाँ ऐसी 4 मिल काम कर रही थी, जिनमें उनमें से 94,000 तकलियाँ और 2,150 करघे थी। उसी समय बंगाल में जूट मिल खुलने लगी। वहाँ देश में पहली जूट मिल की बात करें, पहली कपड़ा मिल 1854 में, ठीक है ना, और पहली जूट मिल 1855 में, ध्यान रखना ये डेट। और दूसरी 7 साल बाद 1862 में चालू हो गई। 1862 में ये भी, यहाँ भी, ठीक है ना। पहली 1854 में कपड़ा मिल और दूसरी जूट मिल 1855 में, ध्यान रखना। उत्तरी भारत में एल्गिन 1860 के दशक में कानपुर में खुल गई। कौन सी? एल्गिन, उत्तरी भारत में खुली अभी, ठीक है ना, 1860 में कानपुर में खुली। इसके साल भर में बाद अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई। अब अहमदाबाद में भी आ गई। अहमदाबाद मतलब गुजरात में, ये उत्तर में और ये पश्चिम में, ठीक है ना। और इसके पहले खुल गई कानपुर में, इसके अहमदाबाद में खुल गई कपड़ा मिल, चालू हो गई। और 1874 में मद्रास में पहली कटाई और बुनाई मिल खुल गई। तो अभी हमने कौन कौन सी अहम डेट देखी डियर फ्रेंड्स। तो 1854 में किसकी कपड़ा मिल खुली। 1855 की बात करें तो जूट मिल खुल गई। फिर बाद में 1860 में सूरत, कहाँ, अहमदाबाद में, है ना। 62 में कानपुर में। इस प्रकार डियर फ्रेंड्स ये मिलें खुल गई। तो पहली ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और 1874 आता है तो मद्रास में किसकी, कटाई और बुनाई की मिल खुल गई। तो ध्यान रखना, कपड़ा मिल 1854, जूट मिल 1855 में और तीसरी मद्रास में जो 1874 में कटाई बुनाई मिल, 3 मिल की अपडेट याद बहुत ज़्यादा जरूरी रखना। चलिए देखते हैं ये उद्योग लगा कौन रहा था, उनके लिए पूंजी आ कहाँ से रही थी और मिलों पे काम कौन कर रहा था, इनके बारे में देखते हैं। तो प्रारंभ में कौन उद्योग लगा रहा था, कौन उद्यमी थे, चलिए देखते हैं प्रारंभिक अवस्था से। तो देखिए, देश के विभिन्न भागों में तरह तरह के लोग उद्योग लगा रहे थे। आइए देखें ये कौन लोग थे। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे व्यवसायी समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार जमाने में चला आ रहा था। बहुत सारे व्यवसायी क्या कर रहे थे, बहुत सारे व्यवसायों का समूह था, व्यापारियों का, जो कि चीन के साथ व्यापार जमाने में चला आ रहा था। वो लोग चीन के साथ मिलकर के काम करते थे। जैसा कि पिछले साल की किताब में आपने पढ़ा था कि 18वीं सदी के आखिरी में अंग्रेज भारतीय अफीम का चीन से निर्यात करने लगे थे। 18वीं शताब्दी के लास्ट में जो अंग्रेज लोग थे, चीन से भी भारतीय अफीम का व्यापार करने लगे थे। उसके बदले में वे चीन से चाय खरीदते थे और इंग्लैंड उनकी चाय जाती थी। अफीम का व्यापार करते थे भारतीयों से मिलकर के बहुत सारे इंग्लैंड वासी, और फिर वो चीन से चाय खरीदते थे और चाय कहाँ जाती थी डियर फ्रेंड्स, इंग्लैंड को ले जाते थे। इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबार सहायक की हैसियत में पहुंच गए थे। वे पैसा तो उपलब्ध कराते थे, आपूर्ति सुनिश्चित करते थे और माल को जहाज़ों में लाद करके रवाना करते थे। ये चीन के व्यापारी और भारतीय व्यापारी भी शामिल थे इसमें। और ये लोग क्या करते थे, आपूर्ति सुनिश्चित करते थे, पैसा उपलब्ध कराते थे और जिससे कि ये सामान लाद करके
जहाज के द्वारा इंग्लैंड को रवाना कर देते थे। व्यापार में ये पैसा कमाने के बाद उनमें से कुछ व्यवसायी भारत में उद्योग उद्यम स्थापित करने लगे। उद्योगों की स्थापना, ये जो व्यापारी थे इनको जैसे ही पैसा मिलने लगा, अच्छा आमदनी हुई डियर फ्रेंड्स, तो ये भारत में उद्योग लगाना सही समझने लगे और वहाँ पे भी उद्योग लगाने लगे। यही लोग उद्योग लगाते थे, ध्यान रखना, और बहुत से लोग थे। देखिए, बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और वे उद्योग में निवेश करने लगे। वे इस चीन का व्यापार, जो जैसे कि अफीम, और भारत से अफीम बेचते थे चीन में और चीन से खरीदते थे चाय, और ये इस प्रकार ये इनका व्यापार चलते था। और अब चीन को इंग्लैंड बंदरगाहों के द्वारा, जहाज़ों के द्वारा भेज दिया जाता था। तो इस व्यापार में रविंद्रनाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और फिर वो लोग यही व्यापारी लोग उद्योग लगाने लगे, ठीक है ना, निवेश करने लगे। 1830 और 1840 के दशक में उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा दी। 1830 और 1840 में, इस समय उद्योग लगाए जा रहे थे जब, तो उन्होंने 6 कंपनियां लगा दी। और 1840 के दशक में आए व्यापक व्यवसायी संकटों और औरों के साथ टैगोर के उद्यम भी बैठ गए। जैसे ही 1840 का दशक में डियर फ्रेंड्स, व्यावसायिक संकट के कारण औरों के साथ भी जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो बहुत ज़्यादा मतलब उद्यम लगा रहे थे अभी इस समय पे, वो भी बहुत सारे उद्योगपतियों के साथ में वो भी बैठ गए। लेकिन 19वीं सदी में चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यवसायी सफल उद्योगपति भी साबित हो गए। इस टाइम पे बहुत सारे बैठ भी गए। इस टाइम जैसे ही 1840 का दशक आया और ज़्यादा होड़ मची, तो बहुत सारे व्यापारी बैठ गए, लेकिन कुछ व्यापारी अभी भी एक सफल उद्यमी के रूप में साबित हो गए। बम्बई में डिनास पेटेट और आगे चलकर देश में विशाल उद्योगपति साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी नूरबानजी टाटा जैसे परसियों ने आंशिक रूप से चीन में निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करके पैसा कमा लिया था इन्होंने अच्छे से। तो 1917 में कलकत्ता में देश में पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने चीन के साथ व्यापार किया था। जब 1870 में कलकत्ता में पहली जूट मिल लगवाई गई डियर फ्रेंड्स, तो लगाने वाले जो मारवाड़ी व्यवसायी थे सेठ हुकुमचंद, वो चीन के साथ व्यापार किया और एक प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिरला के पिता और दादा ने किया था ये उद्योग। देखिए, पूंजी इकट्ठा करने के लिए अन्य व्यावसायिक नेटवर्क का सहारा लिया गया। मद्रास में कुछ सौदागर, जो कि मद्रास कहाँ पे, हमारे तमिलनाडु में, सौदागर बर्मा के व्यापार करते थे, और जबकि कुछ मध्य पूर्वी अफ्रीका के संबंधित थे। इनके अलावा भी कुछ वाणिज्य समूह थे लेकिन वे विदेशी व्यापार में सीधे जुड़े हुए नहीं थे। भारत में ही व्यवसाय करते थे कुछ व्यापारी अलग अलग, जो कि कुछ समुद्री व्यापार से जुड़े हुए थे, वाणिज्यिक व्यापार से, कुछ दूसरे देश में नेटवर्क था, तो अलग अलग अफ्रीका में था संबंध थे, तो और कुछ भारत में ही वनली व्यापार करते थे। एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाते थे, सूद पर पैसा चलाते थे, सूद मतलब ब्याज पर। एक शहर से दूसरे शहर में पैसा पहुंचाते थे और व्यवसायियों को पैसा देते थे। जब उद्योग में निवेश पर अवसर आए तो उनमें से बहुत सारों ने फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दिया। मतलब कि डियर फ्रेंड्स, ये लोग व्यापार करते थे, व्यापार से जो आमदनी होती थी तो उस टाइम पे अच्छा व्यापार चल रहा था इनका, तो डियर फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया, फैक्ट्रियां लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब इनको जब व्यापार करेंगे तो इनको चीज़ों को बनाना भी रहेगा, और वो लोग और क्या व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते थे, उद्योग धंधे को डेवलप कर रहे थे, ठीक है ना, इनको जो पैसा मिल रहा था इस सब चीज़ों से। तो ये जैसे भारतीय व्यापार और औपनिवेशिक शिकंजा कसता गया, वैसे वैसे भारतीय व्यवसायियों के लिए जगह सिकुड़ती गई। तो जैसे जैसे भारत में औपनिवेशिक शिकंजा कसता गया, मतलब जो इंग्लैंड लोग थे वो एकाधिकार जैसे जैसे उनका बढ़ता गया, ये लोग अपना
करते गए डियर फ्रेंड्स, तो इन भारतीय लोगों को प्रॉब्लम वैसे वैसे भारतीय व्यापारियों को सभी को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। इनका शिकंजा और ज़्यादा सिकुड़ता गया। उन्हें अपना तैयार माल यूरोप में बेचने से रोक लगा दी गई। तो वो तो ऑटोमेटिकली अब यहाँ से माल तैयार करके ले जा रहे हैं, उन पर शुल्क लगाना, रोक लगा दी गई और वहाँ के लोग बेच रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इनको जगह तो सिकुड़ेगी कि नहीं सिकुड़ेगी। अब मुख्य रूप से वे कच्चे माल और अनाज, कच्ची कपास, अफीम, गेहूं, नील का ही निर्यात कर सकते थे। अब डियर फ्रेंड्स, ये लोग कच्चा माल ही बेच सकते थे और वो लोग अभी लोग बना करके सेल्फ डिपेंड नहीं थे कि हमारे पास डियर फ्रेंड्स कच्चा माल है तो हम भी बना सके, बेच सकते हैं। क्योंकि डियर फ्रेंड्स वहाँ की चीज़ें सस्ती यहाँ से ले जाते हैं कच्चा माल। एक तो इन्हें कच्चे माल की प्रॉब्लम, और दूसरा आपने पहले ही पढ़ा है कि कच्चे माल के साथ साथ वो लोग फैक्ट्रियों से बना हुआ सामान लाते हैं और उन पर रोक नहीं लगाई जाती है, इन पर शुल्क भी लगाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की रोक टोक इन पर चालू हो चुकी थी भारतीय व्यापारियों के लिए। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। निर्यात कर सकते थे जिनकी अंग्रेजों को ज़रूरत थी और धीरे धीरे उन्हें जहाज रानी व्यवसाय से भी बाहर धकेल दिया गया। अब डियर फ्रेंड्स, अब ये लोग जहाज रानी मतलब कि अपना माल दूसरे देश में नहीं ले जा सकते थे। देखिए, पहले विश्व युद्ध तक भारतीय प्रबंधकीय एजेंसियां भारतीय उद्योगों को विशाल क्षेत्र को नियंत्रण करती थीं। तो डियर फ्रेंड्स, जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1914 से 1919 तक के टाइम का, तो डियर फ्रेंड्स इस कार्यकाल में जो यूरोप की प्रबंधकीय एजेंसियां थीं वो भारतीय उद्योगों का प्रबंधन और क्षेत्र का नियंत्रण कर रही थी। भारतीय उद्योगों का कौन कर रहा था? यूरोप की प्रबंधकीय एजेंसियां। अब इनमें से कुछ एजेंसियां हैं जैसे बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल का और जार्डिन स्किनर एंड कंपनी। सबसे बड़ी कंपनियां थीं डियर फ्रेंड्स। ये एजेंसियां पूंजी जुटाती थीं। क्या करती थी? हाँ, ये एजेंसियां पूंजी जुटाती थीं और संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाती थीं और मिलकर के संयुक्त उद्योग की कंपनियां लगाती थीं। उनका प्रबंधन संभालती थीं ज़्यादातर मामलों में और डियर फ्रेंड्स भारतीय वित्त पोषक पूंजी उपलब्ध कराते थे। मतलब कि ज़्यादातर मामले में जब ये यूरोपीय और भारतीय दोनों मिलकर के संयुक्त उद्यम लगा रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या देखा गया कि ज़्यादातर भारतीय क्या करते थे? फाइनेंसी मतलब पूंजी उपलब्ध भारतीय कराते थे, जबकि निवेश और व्यवसाय से संबंधित मामले में फैसले लेने का अधिकार ज़्यादातर यूरोपीय एजेंसियों को होता था। ये तो गलत लग रहा है ना? क्योंकि पूंजी जब भारतीय उपलब्ध करा रहे हैं तो निर्णय लेने का, व्यवसाय का निवेश और व्यवसाय फैलाने का के फैसला लेने का अधिकार भी किसको होना चाहिए? भारतीयों को भी होना चाहिए ना। दोनों जब बराबरी हो, तुम भी और हम भी, है ना। तो और डियर फ्रेंड्स और क्या था? यूरोपीय व्यापारी उद्योगपति अपने वाणिज्य परिसंघ थे और भारतीय व्यवसायों को शामिल नहीं करते थे। तो जो यूरोप के व्यापारी थे, उद्योगपति थे, वो लोग इनके वाणिज्यिक परिसंघ बनाए हुए थे, है ना। तो और उसमें भारतीयों को बिल्कुल भी शामिल नहीं करते थे। ये स्थिति थी उस टाइम पे 1914 की स्थिति थी कि यहाँ पे यूरोपीय और भारतीय मिलकर के उद्योग करते थे, लेकिन संयुक्त उद्यम लगाए हुए थे। लेकिन डियर फ्रेंड्स, पूंजी की बात आती है तो भारतीय उपलब्ध कराते थे, लेकिन निर्णय लेने और फैसला लेने का अधिकार ज़्यादातर यूरोपियों को था। ये स्थिति थी। देखिए डियर फ्रेंड्स, हमने ये पूछा था कि फैक्ट्रियां जो लग रही थी भारत में, वो कहाँ से उनको निवेश प्राप्त होता था, कहाँ से पैसा प्राप्त होता था। तो हमने क्या पढ़ा डियर फ्रेंड्स इसमें कि यहाँ पे भारतीय और व्यापारी और इंग्लैंड के व्यापारी क्या कर रहे थे? कुछ इंग्लैंड से कंपनियां आ रही थी, फैक्ट्रियां लगा रहे थे, और कुछ ये लोग क्या करते थे? चीन से व्यापार करते थे और चीन से क्या खरीदते थे? चाय खरीदते थे और भारत की अफीम बेचते थे। ठीक है ना, अफीम। अब इनका व्यापार, ये चाय को खरीद करके इंग्लैंड भेजा जाता था, जिससे इनको अब इस व्यापार में जो भी फायदा होता था उससे भारत में क्या लगाई जाती थी? फैक्ट्रियां लगाई जाती थी, इनको पैसा प्राप्त होता था। हमने ये देखा। और फिर बाद में 1900 फिर धीरे धीरे क्या हुआ? एकाधिकार होता गया किसका? ज़्यादातर व्यापार में अंग्रेज लोगों का, और जिसके कारण उनकी सत्ता स्थापित हो चुकी थी, क्योंकि है ना, तो ज़्यादातर प्रॉफिट उन्हीं का होता था। फिर
धीरे धीरे उन्होंने कब्जे पर लेना, नील की खेती करवाना, ये विभिन्न तरीके अपनाते गए वो लोग। इसके बाद देखते हैं डियर फ्रेंड्स, मजदूर तो कहाँ से आए। अब डियर फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लग रही हैं तो इनके लिए काम करने वाले भी लोग होना चाहिए ना। तो ये लोग कहाँ से आते थे? क्या ब्रिटेन से लेके आया जाता था या यूरोप से लाया जाता था? तो चलिए देखते हैं। देखिए, जब फैक्ट्रियाँ होंगी तो मजदूर भी होंगे, क्योंकि कहीं भी कोई उत्पादन होता है, फैक्ट्रियों में कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसमें मशीन काम नहीं कर सकती है, उसमें मजदूरों की ज़रूरत होगी। देखिए, फैक्ट्रियों के विस्तार से मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। जैसे जैसे फैक्ट्रियाँ खुलने लगी तो मजदूर भी के काम भी मिलने लगा और उनकी मांग भी बढ़ने लगी। देखिए, 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में डियर फ्रेंड्स 5,84,000 मजदूर काम करते थे। 1901 की बात चल रही है। और 1946 आते आते, मतलब कि 45 साल बाद, ये इन मजदूरों की संख्या बढ़ कर के 24,36,000 हो गई थी, पहुंच चुकी थी। ये मजदूर डियर फ्रेंड्स, इतने ज़्यादा मजदूर कहाँ से आए, चलिए इनके बारे में जिक्र करते हैं, बात करते हैं। देखिए, ज़्यादातर औद्योगिक इलाकों में मजदूर आसपास के ज़िलों से ही आते थे। ज़्यादातर जो जहाँ उद्योग धंधा, कोई उद्योग खुला, फैक्ट्री खुली है तो उसके आसपास जितने भी कस्बे होंगे, गांव होंगे, छोटे मोटे डियर फ्रेंड्स, तो वहाँ से यहाँ फैक्ट्री में लोग आते थे। ठीक है ना। इसके बाद डियर फ्रेंड्स आते थे जिन किसान और कारीगरों में गाँव में काम नहीं मिलता था, वे औद्योगिक केंद्र की तरफ मूव कर जाते थे, चले जाते थे। जैसे ही गांव में काम नहीं है तो वो लोग कहाँ चले जाते थे? फैक्ट्रियों में काम करने चले जाते थे। 1911 में बम्बई में सूती कपड़ा उद्योग, महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, कपड़ा उद्योग काम करने वालों की संख्या 50% से ज़्यादा मजदूर के पास रत्नागिरी जिले से आए हुए थे। रत्नागिरी जिले से आए थे। कानपुर की बात करें तो कानपुर की मिल में काम करने वाले ज़्यादातर कानपुर जिले के गांव से आते थे, तो मतलब आसपास के इलाके से लोग आते थे। मिल मजदूर बीच बीच में, मिल के मजदूर जो होते थे वो बीच बीच में गांव भी जाते थे। जैसे फसलों की कटाई का टाइम आया या कोई त्यौहार पाया, फंक्शन हुआ, तो वो लोग गांव जाया करते थे। देखिए, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बाद में जब नए काम की खबर फैली तो दूर दूर से भी लोग यहाँ पे काम करने के लिए, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आने लगे। उदाहरण के लिए, जैसे संयुक्त प्रांत के लोग डियर फ्रेंड्स बम्बई की कपड़ा मिलों और कलकत्ता के जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंच रहे थे। तो डियर फ्रेंड्स, आगे तो आसपास के इलाके से, उसी ज़िले में, आसपास में ज़िले में और अपने प्रदेश में ही आते थे। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे काम की खबर फैली, क्योंकि लोग बेरोजगार थे और उनको काम की तलाश थी, है ना। हाँ, तो डियर फ्रेंड्स, तो आज दूर दूर से भी लोग आने लगे। जैसे कलकत्ता डियर फ्रेंड्स कहाँ है? हमारे बंगाल का इलाका था, है ना। और संयुक्त प्रांत के लोग बम्बई जाने लगे थे। संयुक्त प्रांत ये उत्तर प्रदेश मिला करके मध्य प्रदेश के टाइम यहाँ का था। तो इतने दूर से ये लोग कहाँ जाते थे? बम्बई जाते थे काम करने के लिए। बम्बई महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो नौकरी पाना इस समय भी डियर फ्रेंड्स कोई मुश्किल था। नौकरी पाना हमेशा से ही मुश्किल था। अब और अभी भी हम देखते हैं कितने लोग नौकरियों में परेशान हैं, है ना। सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है, लेकिन फॉर्म डालने की बात आती है तो लाखों की संख्या में लोग उतर जाते हैं, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है कि उनको बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, घटने का नाम ही नहीं ले रही है ना। हालांकि है कुछ प्रॉब्लम गांव देहात में, आसपास इलाके में फैक्ट्रियों का उतना ज़्यादा हम देखते हैं। कोई शहर में, एक शहर में बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, तो वहाँ पे क्या है डियर फ्रेंड्स, अभी भी वर्तमान में बहुत सारी फैक्ट्रियां एक ही स्थान पर लगी हैं। जैसे कोई शहर है, सिटी है, बम्बई में, तो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। और हमारा भारत में जो ज़्यादातर लोग कहाँ के रहने वाले हैं, गाँव में जनता ज़्यादा निवास करती है। तो ये फैक्ट्री, और वहाँ पर जब इकट्ठी बहुत सारी, बम्बई में समझ लो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी हैं डियर फ्रेंड, महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर एक तो ये प्रॉब्लम, पॉल्यूशन भी यहीं ज़्यादा होगा, बीमारियां भी ज़्यादा बढ़ेंगी, है ना। और दूसरी प्रॉब्लम, यहाँ से दूर दूर से लोग यहाँ जा रहे हैं। और यदि यहीं भी फैक्ट्री खुल जाए, यहाँ भी खुल जाए, सरकार को सोचना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, इनको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है और इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और पॉल्यूशन भी एक जगह इकट्ठा नहीं ज़्यादा फैलेगा, बीमारियाँ भी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। तो डियर फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत वो हो तो सही रहे, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, बात तो ये प्रेजेंट टाइम की हमें लगा बताना चाहिए।
रहती है मन में जिज्ञासा है ना कि अब हमारा भारत में ज़्यादातर कृषि प्रधान देश है, कृषि करते हैं लोग, तो उन्हें जब कृषि में आमदनी नहीं होती है तो वो अभी भी तो बाहर जाते हैं काम करने। हालांकि मिलों की संख्या डियर फ्रेंड्स उस टाइम पे बढ़ती जा रही थी और मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी, लेकिन रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगार के मुकाबले में हमेशा ज़्यादा रहती थी। मिल तो डियर फ्रेंड्स बहुत सारे खुल रहे थे, फैक्ट्रियाँ खुल रही थी, लेकिन उसकी तादाद में उतने ज़्यादा रोजगार चाहने वाले लोग भी आ रहे थे। उनके मुकाबले में वो फैक्ट्रियाँ ज़्यादा नहीं थी। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग बेरोजगार थे उसके मुकाबले में। ठीक है ना। मिलों में प्रवेश की निषिद्धि था। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जॉबर रखते थे और एक जॉबर कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था, वह अपने गांव के लोगों को लाता था। डियर फ्रेंड्स, इसमें भी ये उद्योगपति क्या करते थे, काम पाना इतना आसान उस टाइम भी नहीं था। ये लोग क्या करते थे, जॉबर रखते थे और जॉबर क्या करता था, अपने आसपास की इसकी पहचान के जो लोग होते थे उसको अपने यहाँ रख लेता था और वहाँ की बाढ़ में गो टू हेल, है ना। तो डियर फ्रेंड, जॉबर रखता था और पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था ये जॉबर, उसको रख दिया जाता था कि तुम वहाँ पे भर्ती कर लो। उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद देता था ये जॉबर। ठीक है ना, कि जिससे कि आप काम करिए, अच्छा होगा और हम आपको वहाँ पे ले जा रहे हैं, और भरोसा दिलाना ये उसका काम होता था। और मुसीबत में उसको पैसों की संबंधित मदद भी कर देता था। इस प्रकार जॉबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया था। मतलब अब जब लोगों की मदद करेगा और इसको इतनी शक्तियाँ प्राप्त है, मतलब कि उसको रखेगा, काम दिलाएगा और कभी कभी मदद भी कर देगा, तो ये ताकतवर व्यक्ति बन ही जाएगा। बाद में जब जॉबर मदद के बदले पैसे और तोहफे की मांग करने लगे और मजदूरों को नियंत्रण में करने लगे। डियर फ्रेंड्स, बाद में क्या हुआ, अब जब इतना कर रहे हैं तो हमारा भला कोई सोचने वाला नहीं है इतना ज़्यादा किसी का। ठीक है ना, वही हुआ जो पहले गुमास्ता के टाइम पे हुआ था। पहले तो वो लोग अच्छे लग रहे थे कंपनी के रूल, लेकिन बाद में परेशान करने वाले, दुखदाई ही साबित हुए। उसी प्रकार यह है, जॉबर जब ये रखा गया था, जो काम देता था लोगों को और दिलासा देता था और पैसे भी देता था, तो डियर फ्रेंड्स ये फिर इन सब गिफ्ट के बदले क्या करने लगा, वो लोग नियंत्रण में रखना स्टार्ट कर दिया। किसको? मजदूर लोगों को नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर दिया। और समय के साथ साथ फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन जैसा कि आप देखेंगे कि कुल औद्योगिक श्रम शक्ति में उनका अनुपात बहुत छोटा था। जितने डियर फ्रेंड्स लोग काम की चाह कर रहे थे उसकी संख्या में बहुत, मतलब कि बहुत कम काम था। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इमेज बनी हुई है। इस चित्र में मुख्य रूप से अंदाजा और उसके कपड़ों में जॉबर की सत्ता की पहचान की जा रही है। देखिए ये होते थे, इस प्रकार होते थे जॉबर। ठीक है ना, ये काम के देना और काम के बदले में मतलब कुछ पैसा ऐसा मदद कर देना और उनको लोगों को दिलासा दिलाना कि नहीं यहाँ पे हम काम दिलाएंगे और आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो मदद देंगे। और फिर बाद में जब इन्होंने ये सब किया, गिफ्ट ये सब इतनी रहमत बरकाई, तो डियर फ्रेंड्स बाद में इनको नियंत्रण तो करना ही था, ताकतवर बन गए। बम्बई के मिल मजदूर बसंत पारकर ने कहा कि बम्बई में एक मिल में काम करने वाले मजदूर बसंत पारकर जी कहते हैं कि मजदूर अपने बेटों को क्या करते थे, मिल में काम पर रखने वाले के लिए जॉबर को सौंप देते थे, जो अपने बेटों बच्चों को, ठीक है ना, थे। और मिल मजदूर शारीरिक और भावनात्मक रूप से उसके गांव और गहरे तौर से जुड़े हुए होते थे उस जॉबर के पास। जॉबर से जो मिल में मजदूर काम करते हैं उन्हें जॉबर ने लगाया है, तो जॉबर लोग से वो लोग जुड़े रहते थे। ठीक है ना, भावनात्मक रूप से। जैसे जॉबर के बारे में हमने देखा कि वो मदद भी करता था और फिर बाद में कंट्रोल करने लगा उसको धीरे धीरे मजदूर लोगों को, तो ये स्थिति थी। और साथ में वह गाँव में जाकर के फसलों की कटाई करता था और कोंकणी लोग धान काटने गन्ना घाटी काटने को गांव जाते थे। यही एक स्वीकृत व्यवस्था थी। मतलब कि वहाँ पे फैक्ट्री में ये पहले व्यवस्था अच्छे से थी कि जैसे ही इनकी फसल आ जाती है तो ये लोग गांव चले जाते थे फैक्ट्रियों का काम छोड़ के और गांव में अपनी फसल काटने के लिए वहाँ पे जाते। देखिए डियर फ्रेंड्स, नए शब्द जो जॉबर हमने पढ़ा ये कौन था, जब इन्हें अलग अलग इलाके में सरदार और मिस्त्री भी कहा जाता था। ठीक है ना, अलग अलग इलाके में
ये जॉबर थे जो काम देते थे, कंपनियों की तरफ से लगे हुए थे, वो आसपास के इलाके के ही लोग थे, ठीक है ना। देखिए भाई भोसले बम्बई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता 1940 और 1930 के दशक में बिताए गए अपने बचपन की उन्होंने इस प्रकार याद किया है। बचपन को भाई भोसले बम्बई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे, ठीक है ना। और 1930 और 1940 के की बात कर रहे हैं ये बोल रहे हैं कि इस ज़माने में डियर फ्रेंड्स 10 घंटे की शिफ्ट होती थी और शाम 5 बजे से सुबह 3 बजे तक काम में सबसे भयानक घंटे थे। सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता था, मतलब 10 घंटे की शिफ्ट होती थी, उन्हें 10-10 घंटे काम करना पड़ता था। ये इनके पिताजी, देखिए मेरे पिताजी 35 साल की नौकरी थी इनके पिताजी की, और उन्हें दमा जैसी बीमारी हो गई और वे काम करने में लाचार हो गए। इसके बाद मेरे पिताजी वापस गाँव चले गए। ये स्थिति थी, मतलब 10-10 घंटे काम करना पड़ता था। कुछ इस प्रकार थी मजदूरों की हालत। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कटाई बुनाई अहमदाबाद की फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक है ना, कटाई की अहमदाबाद मिल, कटाई में लगी मजदूर महिलाएं आप देख सकते हैं, ये मशीन है और यहाँ पे काम कर रही हैं। और औरतें मुख्य रूप से कटाई विभाग में काम कर रही थी यहाँ पे। वीडियो लंबा होने की वजह से वीडियो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड